हिंद। जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के फेसबुक लाइव में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। इसके पहले हम 5 बार मिले हुए हैं और हमने जो हमारा चाइना के साथ स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है 9 मई के बाद, उसके जो अलग अलग पहलू है इसके बारे में हमने बातचीत किया हुआ है। इसके पहले हमने जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ उसके बारे में बात किया, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो रहा है इसके बारे में बात किया। इसके सिवाय हमने जो इकोनॉमिक वॉरफेयर जो चाइना हमारे साथ लड़ रहा है इसके बारे में बात किया, अलग अलग पहलू पे बात किया। आज जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो एक लोग सोचते हैं कि चाइना हमें चारों तरफ से घेर रहा है और हमें हमें मतलब बैकफुट पे डाल रहा है, हमारे पे अलग अलग जगह पे अलग अलग सीमा, या तो वो समुद्री हो या जमीन के ऊपर हो, इसके ऊपर हमें घेर रहा है। तो एनसर्कलमेंट जो इंडिया का है, जो चाइना करने की कोशिश करता है, कुछ लोग उसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से भी पुकारते हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर मैं बातचीत आज करूंगा। हमारी बातचीत शुरू होने से पहले जो भाग है लद्दाख, जहां पे आजकल का ये स्टैंड ऑफ चल रहा है, इसके बारे में मैं एक बार फिर से आपको नकाशे के द्वारा बताऊंगा कि एग्जैक्टली कहां पर ये स्टैंड ऑफ चल रहा था और कैसे ये स्टैंड ऑफ चल रहा था। अगर आप ये मैप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये पूरा जम्मू और कश्मीर का मैप है और यहाँ पे ये जो काली रेखा दिखाई है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहां पर सियाचिन ग्लेशियर है। आप देखेंगे कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये पूरी जाती है इस प्रकार से, और ये पूरी नजर जो मेरा एरो नजर आ रहा है, और ये जो लाल में हिस्सा दिखाया है ये अक्साई चीन है, जो 1962 के अंदर इन 1962 और दिस वाज कैप्चर्ड बाय चाइना एंड वी डिड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो ये अक्साई चीन का हिस्सा है और अभी ये जो बॉर्डर है यहाँ पर LAC लगी हुई है। और ये सब लद्दाख का एरिया आप देख रहे होंगे, लद्दाख का ये पूरा माउंटेनस एरिया है, 14,000 फीट से लेकर 16,000 फीट तक। और यहाँ से ये जो पिंक लाइन नजर आ रही है जहां पर मेरा एरो जा रहा है, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल LOC। और ये जो हरे में दिखाया हुआ है ये जो इलाका है ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है। अगर आप ग्रीन में देखेंगे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर कि जो आज पाकिस्तान के पास है। आपको याद होगा कि 1947 में जब पाकिस्तान ने चाइना में एग्रेशन किया था तो जो हमारी आर्मी थी वो तकरीबन यहाँ के बीच में पहुंच गई थी। इस तकरीबन यहाँ पर जहाँ पे मेरा अभी एरो नजर आ रहा है वहां पर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर की जो राजधानी है मुजफ्फराबाद वो यहाँ पर है। अगर हम सेना को पूरी छूट दे देते तो शायद ये जो पूरा कश्मीर का एरिया है जो पाकिस्तान के पास चला गया है वो हमारे पास आ जाता उस समय, और कश्मीर की प्रॉब्लम शायद ना होती। और ये नॉर्दर्न एरिया जिसे बोला जाता है गिलगिट बाल्टिस्तान, ये लद्दाख के साथ लगा हुआ एरिया है। ये चीज आपको इस नक्शे के द्वारा समझ में आना चाहिए। जो LOC है तकरीबन 778 किलोमीटर इतनी है और यहाँ पे रोज ही फायरिंग होती है। जब हम चाइना और इंडिया के बीच में स्टैंड ऑफ की बात करते हैं तो आपको पता है कि रोज ही LOC के ऊपर फायरिंग होता है और हमारे काफी सोल्जर्स वहां पे अपनी प्राण न्यौछावर करते हैं। और ये संख्या हमारी काफी ज्यादा है। और खैर हम पाकिस्तान को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, उनको भी हम सबक सिखाते हैं, लेकिन हमारा भी खून यहाँ पे काफी जाता है। कश्मीर का एरिया भी आप पूरा देखो, कश्मीर के 3 बड़े भाग थे आर्टिकल 370 निकलने से पहले। हाँ, ऊपर वाला लद्दाख का एरिया जिसके बारे में अभी मैंने बात की, बीच वाला जो एरिया है ये कश्मीर वैली यानी कि श्रीनगर के आसपास की जो वैली है ये इलाका है। और जो नीचे एरिया है ये है जम्मू उधमपुर का एरिया। ठीक है, ये आपको एक कश्मीर का मैप के बारे में मैं अभी बता रहा था कि कश्मीर कैसे लगता है, लद्दाख कैसे है। और उसके नीचे जो हमारी जम्मू के बाद यहाँ पर हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर ये शुरू हो जाती है। जो इंडियन आर्मी है सिर्फ यहाँ पर ही है, यानी कि ये पूरे LOC के ऊपर है, LAC के ऊपर है, जो चाइना बॉर्डर है यहाँ पर है।
लेकिन जो इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू से नीचे शुरू हो जाती है, यहाँ पर इंडियन आर्मी तैनात नहीं है, वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये आपको समझ में आना चाहिए। वैसे इस मैप के ऊपर मैं बहुत बातचीत कर सकता हूँ, लेकिन मैंने केवल आपको इंट्रोड्यूस किया लद्दाख के बारे में। और लद्दाख के बारे में जो आज की जो लेटेस्ट खबर है, जो आज की अखबार में आई है, वो ये है कि 4 जगह पे चाइना ने इंक्रोचमेंट किया था, जिसमें गलवान है, जिसके अंदर पेंगोंग लेक है, जिसके अंदर डेप्सांग है, जिसके अंदर हॉट स्प्रिंग है। तो ये 4 में से 3 जगह के ऊपर चाइना अभी वापस चला गया है। और एक जगह जहां पे चाइना वापस नहीं गया है, वो है एरिया पेंगोंग लेक का, जहां पर भी वो वापस जाने की वापस तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे गया हुआ है। और ये क्यों हुआ? चाइना को हमारे साथ बहुत प्यार हो गया इसलिए? बिल्कुल नहीं। 15 और 16 की रात को जो गलवान में लड़ाई हुई थी, जिसमें हमने 54 सोल्जर्स, चाइनीज सोल्जर्स को मारा और हमारी कीमत थी 20 सैनिकों का खून बहा के, तो ये चाइना की सबसे पहली कैजुअलिटी थी उनके सैनिकों की इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर। 1978 के बाद चाइना कोई भी लड़ाई नहीं लड़ा हुआ है, तो ये पहली बार चाइनीज सोल्जर्स मारे गए, इसलिए उनको बड़ा शॉक लगा, जिसलिए जो चाइनीज जनरल जिसने ये कार्रवाई की थी, उसे सैक किया, उसको बर्तरफ किया, उसको निकाल दिया। तो यही कारण था जिससे ये सब चीज हो गई थी। तो ये लद्दाख के बारे में मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताया, क्योंकि जो आज का जो मेरा विषय है, इसके ऊपर मैं ज्यादा आना चाहता था। ये जो अभी मैं आपको जो एरिया दिखा रहा हूं, वो है कश्मीर की वैली, श्रीनगर की जो वैली है, इसका ये एरिया है। अगर आप देखेंगे, इसमें बीच में श्रीनगर है, बारामुल्ला है, ये एक वैली है, यानी कि जो झेलम नदी है उसकी ये वैली है। और ये वैली का जो ब्रेड्थ है, ये तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर है और लेंथ तकरीबन 130 किलोमीटर है। और इस वैली को चारों जगह से जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं उन्होंने कवर किया है। इसे शमशाबारी रेंजेस बोला जाता है, और इस तरफ जो है ये पीर पंजाल है। और श्रीनगर में जाने के लिए एक ही रास्ता है, जो बनिहाल पास से जम्मू की तरफ से, ये रास्ता अगर आपको नजर आ रहा है तो बनिहाल से यहाँ पे एंटर करता है, यहाँ से आगे जाता है, और इसके आगे वो कारगिल की तरफ जाता है। एक ही रास्ता है कारगिल या लेह के जाने के लिए, जिसे जो पीर पंजाल के अंदर से जाता है। तो ये आपको पहाड़ी नजर आनी चाहिए, और ये एरिया है जहां पर आज 200 दहशतवादी होंगे, क्योंकि कश्मीर का जो दहशतवाद है ये अपने आप में एक अलग ही विषय है। यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर चाइना पाकिस्तान लड़ रहा है बहुत दिन से, तो उसके बारे में तो हम अभी बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन आज के समय LOC बहुत ही एक्टिव है, और रोज ही हमारे 1 या 2 सैनिक शहीद हो जाते हैं। हम उन पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हमारे भी सैनिक इसमें शहीद हो जाते हैं। ये जो अगला एरिया है, ये है डोकलाम का एरिया, जहां पे इसके पहले वाला जो स्टैंड ऑफ हुआ था वो इस इलाके में हुआ था। ये है डोकलाम, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे ये हमारा सिक्किम का एरिया है, और यहाँ पे भूटान है, और यहाँ पे चाइना है। तो ये ट्राई जंक्शन था, यहाँ पे चाइनीज अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर हमारे सैन्यों ने उसको रोका था। और इसके नीचे देखेंगे सिलीगुड़ी वगैरह, ये है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी देश के साथ जोड़ता है। और ये बहुत ही एक नैरो कॉरिडोर। आप देखिए यहाँ पे नेपाल है, ये इतना ही 30-40 किलोमीटर उसकी रुंदी है। तो यहाँ अगर ये लड़ाई के समय अगर चाइना इस तरफ से नीचे आता है, तो इस कॉरिडोर को कट ऑफ करना उनका एक उद्देश्य हो सकता है, इसलिए हमने डोकलाम में उनको रोक के रखा। ओके, अभी मैं कुछ हीरोज के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि हम बाकी बहुत लंबी सारी बात करते रहते हैं कि चाइना ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन लड़ाई ये सैनिक लड़ते हैं इंडियन आर्मी की, और इसमें बहुत सारे हीरोज हैं जिनको जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए उतना दिया नहीं जाता। तो उसमें से ये एक हीरो है मेजर कौस्तुभ राणे। ये आपको नजर आ रहा है, इसने अपने प्राण का बलिदान दिया कश्मीर के अंदर 3 दहशतवादियों को मार के, और ये उसकी एक इक्वली ब्रेव वाइफ कनिका उसके साथ है, और ये अर्थात उसका 2 साल का बच्चा है। अभी इसके अगर ये हम ये सैनिकों की शूरता की बात करें तो समय लग जाएगा, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूंगा
कि मैं कौस्तुभ के ब्रेवरी की बात करने के बदले मैं कनिका की ब्रेवरी की बात करूंगा। कनिका ने अपना हस्बैंड का डेथ होने के बाद अपने दुख को कंट्रोल किया और वो सेना में भर्ती हो गई है। आजकल वो ट्रेनिंग कर रही है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में, और शायद अगले साल वो एक ऑफिसर बन के आ जाएगी। देखिए कितनी एक शूर एक स्त्री है कि अपना हस्बैंड जाने के बाद उसने इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया है। ये एक मैं आपको दिखाना चाहता था कि सर्जिकल स्ट्राइक जिसके अंदर यह है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये नजर आ रहा है आपको, और हमारी सेना ने 9 जगह पे अंदर जाके पाकिस्तान के पीओके के अंदर घुसखोरी करके 70-80 दहशतवादियों को मारा था। केवल मैंने नकाशे के ऊपर आपको ये दिखाना चाहा कि किस प्रकार से ये होता है। और जो शूर सैनिक है जिन्होंने ये काम किया था, उसमें से एक ये शूर सैनिक है कर्नल संतोष महाडिक। ये सातारा के है। जो पहले जो दिखाया था वो मुंबई के थे, बीरा रोड के थे। अभी संतोष महाडी के सातारा डिस्ट्रिक्ट के है, और इन्होंने 3 दहशतवादियों को मारते हुए अपने प्राण का बलिदान दिया। उनको सेना मेडल से उनको गौरवित किया गया। और ये उनकी वाइफ है स्वाति महाडिक, ये उनकी लड़की, और ये बाकी उनके आप रिलेशन देख रहे हैं। लेकिन स्वाति भी एक बहुत ही शूर स्त्री थी, और उसने क्या किया, तो उसने फौज ज्वाइन की। देखिए अभी ये जो उसको 2 साल उसने ट्रेनिंग किया, और उसके बाद ये जो कमीशन हो गया था वो अपने उसका लड़का और ये उसकी लड़की, उसके साथ उसके पीछे उसकी माँ और बाकी रिलेशंस खड़े हैं। आज स्वाति महाडिक फौज में एक अधिकारी बनी हुई है। तो इन सभी ये जो लेडीज है इनको हमने सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि इस ब्रेव लेडीज के कारण ही बाकी देश को एक मोटिवेशन मिलता है कि हम क्या कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे, आज के हमारे विषय के ऊपर आ जाएंगे कि क्या चाइना हमें अलग अलग जगह से सराउंड कर रहा है कि नहीं। तो उसे देखने से पहले आपको लैंड बॉर्डर्स की तरफ देखना पड़ेगा, और जो हमारी कोस्टल बॉर्डर्स है उसकी तरफ देखना पड़ेगा। लैंड बॉर्डर्स की तरफ देखें तो आज ये है लैंड पाकिस्तान के साथ हमारा 3000 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है, ये आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे चाइना के साथ 3488 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है, ये आपको नजर आ रहा है। इसके बाद नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर है 1751 किलोमीटर का, वो आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे भूटान है, 699 किलोमीटर का बॉर्डर है। म्यांमार बॉर्डर ये 1643 किलोमीटर का है। और बीच में एक भयानक देश है बांग्लादेश, जो हमारे देश में बहुत घुसखोरी करता है। मुंबई में आज हजारों बांग्लादेशी घुसे हुए हैं। तो ये बांग्लादेश की बॉर्डर 4000 किलोमीटर की है। और इसके सिवाय भारत को 3 साइड में एक समुंदर है 7600 किलोमीटर, ये आप देख रहे हैं कोस्ट लाइन। और यहाँ पे हमारे 2 द्वीप समूह है, एक तो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड, ये नजर आ रहा है तकरीबन 400 किलोमीटर दूर हमारी मेनलैंड से। और ये एक बहुत अच्छे मार्ग के ऊपर स्थित है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। और ये है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। जब अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात आती है तो स्वतंत्र वीर सावरकर का भी स्मरण तो हो ही जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे जो पोर्ट ब्लेयर है वहां पे वो कार कोठड़ी में उन्होंने 10 साल निकाले। और वो एक पहले नेता थे, उन्होंने बताया ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स के महत्व के बारे में। उन्होंने बोला कि उनको जब पूछा गया कि आप 10 साल कैसे रहे यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि मैं तो रहा ही नहीं, केवल मेरा शरीर था, मेरा मन ये सोच रहा था कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हमारे देश के ईस्ट कोस्ट से तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर है, ये हमारी देश की रक्षा करने के लिए एक समुद्री जल दुर्ग की लाइन है, सी फोर्ट्रेसेस इसकी लाइन है, जहां पे हम देश का रक्षण इतना दूर जाके कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 4 अलग अलग एयरपोर्ट्स है, एक नॉर्थ अंडमान में है जिसे डिगलीपुर बोला जाता है, फिर पोर्ट ब्लेयर जहाँ पे आप सब लोग टूरिस्ट बन के गए होंगे, इसके बाद कार निकोबार यहाँ पर है, और सबसे लास्ट में जो निकोबार आइलैंड है यहाँ पर कैंपल बे नाम का एयरपोर्ट है। तो ये सब जो चीजें हैं, यहाँ पे हमारी फौज है, यहाँ पे हमारी नेवी है, यहाँ पर हमारे हवाई दल है। तो अगर हम चाइना को आगे तंग करना है, हमने उनका ट्रेड रोकना है, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी जगह है। हम 1 सेकंड पाकिस्तान के बारे में बोलेंगे
क्योंकि हमारा नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान और चाइना है। और ये पाकिस्तान को नकाशा आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये है, ग्वादर बंदर से शुरू होता है, ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, यहाँ पे इनकी इस्लामाबाद राजधानी है, लाहौर है, और ये 4,500 किलोमीटर का रास्ता अल्टीमेटली चाइना के अंदर प्रवेश करता है, शिनजियांग के अंदर, कशगर टाउन का नाम है। और ये एक बहुत बड़ा धोखा माना जाता है, लेकिन मैं इसे धोखा नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि एक ये ऐसी जगह है जहां चाइना ही फंसा हुआ है और पाकिस्तान भी फंसने वाला है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं चाइना और हिंदुस्तान और उसके साथ के देश। ये नकाशा आपको दिखाता है कि हमारा देश कहाँ पर है। हमारा देश है, ये नजर आ रहा है आपको। और जो हमारे देश के जो आजू बाजू में लोग थे, इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, तो इसको मैं एक बार रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन ये है चाइना। चाइना के अभी आप देश देखेंगे तो चाइना के साथ बॉर्डर किसका लगा हुआ है? नेपाल है, भूटान है, इसके बाद म्यांमार है, इसके सिवाय लाओस का लैंड बॉर्डर है। और यहाँ इसके बाद ये जो समुद्र किनारा ये नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर मेरा एरो जा रहा है, इसे साउथ चाइना समुंदर ऐसे बोला जाता है। और चाइना बोलता है कि ये पूरा समुंदर हमारा ही है। अभी देखिए चाइना के साथ यहाँ पे जापान है, और ये जो बीच का समुंदर है इसे सी ऑफ जापान बोला जाता है। इसमें एक सेनकाकू नाम का आइलैंड है, चाइना बोलता है ये हमारा है, जापान बोलता है नहीं ये हमारा है। इसके बाद यहाँ पे ईस्ट चाइना सी, येलो सी है। ताइवान, ताइवान एक इंडिपेंडेंट देश है, चाइना बोलता है नहीं ये हमारा ही देश है। इसके बाद इसके नीचे फिलीपींस है। ये जो समुंदर का रूल है, इसके बारे में मैं आपको 2 मिनट बोलना चाहूंगा कि इसे यूनक्लॉस, UNCLOS के नाम से बोला जाता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ सी। यानी कि समुद्र के कायदे क्या है, इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस का ये कायदा है। ये कायदा क्या है? कायदा ये बोलता है कि जिस देश को समुद्र किनारा है, जैसे चाइना को यहाँ पर है, हमें यहाँ पर है, तो ये बोलता है कि समुद्र किनारे से 12 नॉटिकल माइल का जो समुद्र है उसे आपका देश का समुद्र माना जाता है, या इंग्लिश में उसको टेरिटोरियल वाटर्स बोला जाता है। यानी कि उस समुद्र के अंदर किसी भी देश ने आना है तो उसे हमारी परमिशन लेनी पड़ती है। युद्ध नौका वहां नहीं आती वगैरह। 1 नॉटिकल माइल तकरीबन 2 माइल के आसपास होता है तकरीबन, अदरवाइज 1.8 होता है। तो ये समझ लीजिए कि 24 किलोमीटर माइल का जो समुद्र है वो हमारा है, और देश का जो कानून है वहां पे लागू है। और इसके समुद्र किनारे से 200 नॉटिकल माइल आगे जो समुद्र है उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। मतलब इस समुद्र के अंदर जो भी है, वहां पे तेल है, वहां पे गैस है, वहां पे मच्छी है, वहां पे सी ककुम्बर है, वहां पे रेयर मिनरल्स है, तो वो हमारे देश के है। तो ये अंतरराष्ट्रीय कायदा है, पूरी दुनिया ने इसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन चाइना बोलता है कि नहीं, हम इससे मानते नहीं है। हम बोलते हैं कि ये जो पूरा साउथ चाइना समुद्र है, ये देखो ये पूरा साउथ चाइना समुद्र है, यहाँ से यहाँ, ये बोलता है ये पूरा हमारा ही है। ये अभी उन्होंने ये किसके साथ शेयर करना था? यहाँ पे लाओस के साथ शेयर करना था, यहाँ से ताइवान के साथ शेयर करना था, यहाँ पे फिलीपींस के साथ शेयर करना था। बोलते हैं बिल्कुल नहीं जी, ये पूरा हमारा है। दादागिरी करते हैं। और यहाँ इसलिए कि ये देश छोटे हैं, लाओस, चाइना दादागिरी करेगा तो क्या उनके लड़ने की क्षमता है? बिल्कुल नहीं है। थाईलैंड लड़ाई करेगा क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता है। वियतनाम कर सकता है, लेकिन अभी फिलहाल वो नहीं करना चाहते, कारण बहुत है। फिलीपींस में ताकत नहीं है। इंडोनेशिया के साथ इनका झगड़ा है। और ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इसके बारे में मैं बहुत बार बात करूंगा, क्योंकि यहाँ से चाइना का जो व्यापार है वो यहाँ से जाता है। आपको पता होना चाहिए कि चाइना का जो व्यापार है, 95% जो उनका व्यापार है या उनका ट्रेड है वो समुद्र से जाता है। 95%, केवल 5% जो उनकी लैंड बॉर्डर्स है वहां से जाता है। तो ये जो उनका ये जो व्यापार है उसमें से 80% ये मलक्का, ये जो जगह है मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच वाला, यहाँ से जाता है। और यहाँ पर हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड है। यानी कि यहाँ से अगर हमारी फौज चाहेगी तो चाइना का व्यापार हम यहाँ पे रोक सकते हैं, मलक्का स्ट्रेट के अंदर।
इतना ही नहीं तो हमारे ये जो लक्षद्वीप आइलैंड्स यहाँ पर है, ये है पर्शियन गल्फ, इसे गल्फ ऑफ होमरूज भी बोला जाता है। चाइना का ऑलमोस्ट 85% जो तेल है वो यहाँ से आता है। और यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर हम इसको यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं तो चाइना का जो पूरा तेल है, यानी कि ऑयल सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी है, हम उनको बहुत धोखा पहुंचा सकते हैं। इसके सिवाय यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन इजिप्ट यहाँ पे सुएज कैनाल है, आप लोग तो ये सब जानते ही है। ये रेड सी है और यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, ये बहुत नैरो पॉइंट है। तो हमारे जहाज नौदल जो है, यहाँ पे ये जो चोक पॉइंट्स उसे बोला जाता है, यहाँ पे समुद्र के अंदर स्ट्रेट्स होता है, जैसे कि जमीन के ऊपर जो होता है उसे हम पासेस बोलते हैं या खिंड बोलते हैं। अगर आप पूना से जाना चाहते हो कोकण के अंदर, तो आपको अलग अलग पासेस के ऊपर से वहां जाना पड़ता है। तो और वो रास्ते फिर आप कोकण के अंदर या कोस्टल एरिया में जा सकते हैं। तो ये समुद्र की जो पासेस है उसे स्ट्रेट, STRAIT बोला जाता है। तो उसमें ये 4 चोक पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक गल्फ ऑफ एडन वाला, ये पर्शियन गल्फ वाला, या उसे गल्फ ऑफ होमरूज बोला जाता है, बहुत नैरो है, यहाँ पे हम उसको रोक सकते हैं, यहाँ मेरा एरो है। गल्फ ऑफ एडन यहाँ पे भी रोक सकते हैं, यहाँ पे हमारे आइलैंड स्थित है तो यहाँ पे रोक सकते हैं। यहाँ से फिर उसके बाद वो यहाँ से जाता है तो यहाँ पर भी रोक सकते हैं। तो इसलिए ये नकाशा आपको दिखाना इंपॉर्टेंट था। और हमारे एक बहुत बड़े युद्ध कला के ऊपर एक विद्वान थे, उनका नाम था चाणक्य। उन्होंने हजारों साल पहले चाणक्य नीति लिखी। उसमें उनका एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है। वो बोलते हैं, दुश्मन का दुश्मन ये हमारा दोस्त होता है। चाइना के दुश्मन कौन है? चाइना के दुश्मन है जापान, यहाँ नजर आ रहे हैं, हमारे दोस्त है। चाइना के दुश्मन है साउथ कोरिया, हमारे दोस्त है। चाइना के दुश्मन है ताइवान, ये हमारे दोस्त है। दुश्मन है फिलीपींस, ये हमारे दोस्त है। वियतनाम बहुत अच्छा दोस्त है। लाओस, मलेशिया, यानी कि ये जो सभी साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है वो तो हमारे दोस्त है ही। लेकिन इसके सिवाय यहाँ पे एक बहुत बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। देखिए कितना बड़ा देश है, पॉपुलेशन अर्थात उसके काफी कम है, 3.5 करोड़ से 4 करोड़ के आसपास है। यानी कि हमारा मुंबई और दिल्ली कंबाइन कर ले तो वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी। लेकिन इसकी साइज बड़ी है और ये भी हमारा एक दोस्त बना हुआ है। तो काफी लोग डर जाते हैं कि चाइना हमारे खिलाफ पाकिस्तान को ये करेगा, तो हमें चारों तरफ से घेर रहा है। जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो नाम है उसके बारे में तो अभी मैं बात करूंगा ही। लेकिन देखिए कि हम जापान की मदद से चाइना के खिलाफ एक मल्टीपल फ्रंट खोल सकते हैं। ये जापान यहाँ पर है। उसके सिवाय साउथ कोरिया की मदद ले सकते हैं। ताइवान के ऊपर चाइना हमला करना चाहता है तो हमारा ये नेचुरल दोस्त है। फिलीपींस जो पहले चाइना से बहुत डरता था, अभी वो इतना नहीं डर रहे हैं। अभी वो उन्होंने भी चाइना का जो दमदाटी है उसे अभी वो आंख ऊपर दिखा के वो बोल रहे हैं। और जब भी चाइना ने उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रवेश किया था तो फिलीपींस ने उनको रोकने की कोशिश की थी। तो ये भी देश अभी जो हमने जिस प्रकार से लद्दाख में हमने चाइना का मुकाबला किया, तो इसका ये हमारे आर्मी का शौर्य देख के उनको भी अभी मोटिवेशन काफी उनका अच्छा हुआ है। और वो भी चाइना को अभी ये कर रहे हैं, चाइना के खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने चाइना के 59 ऐप्स बंद कर दिए थे, तो हमारा एग्जाम्पल देख के अमेरिका भी बंद कर रहा है और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश बंद करना चाहते थे, जिससे चाइना को एक बहुत बड़ा आर्थिक धक्का जो है वो पहुंचने वाला है। इतना ही नहीं, तो हमने जो चाइनीज आइटम के ऊपर बैन डाला हुआ है, अभी बैन कर रहे हैं हम, ये मुहिम चला रहे हैं मेक इन इंडिया की, आत्मनिर्भर भारत की। तो ये एग्जाम्पल सभी के सामने आ रहा है, तो वो भी इस तरह से हमारा एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हैं। तो जो गलवान में जो हमने लड़ाई की थी, इससे पूरी दुनिया मोटिवेट हो गई कि देखो अगर इंडियन आर्मी ये कर सकती है तो हम भी हमारे देश का रक्षण कर सकते हैं। अभी ये मैं जो आपको मैप दिखा रहा हूँ, ये समुद्र के अंदर जो ट्रेड होता है उसके जो अलग अलग समुद्री हाईवेज होते हैं, इनको मैं दिखाना चाहता हूँ। कि क्योंकि 95% ट्रेड पूरी दुनिया का समुद्र से ही होता है। और ये है जैसे हमारा पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है, वैसे ये समुद्र के हाईवे है, क्योंकि स्ट्रेट समुद्र के अंदर से वो जाते हैं। मैंने आपको दिखाया अभी ये जो एरिया है ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये हमारा किनार पट्टी है। और ये जो पूरा समुद्र है ये हमारा है जहाँ। और अभी आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ ये जो गल्फ ऑफ होमरूज जिसके मैंने बात की थी, स्टेट ऑफ होमरूज,
जहाँ से तेल आता है वो यहाँ पर है। ये जो बारबेल मैंडेब की जो है, ये सुएज कैनाल की जो लिंक है वो यहाँ पे आ जाती है। यहाँ से जो नीचे से केप ऑफ गुड होप से जो आता है वो भी यहाँ से आता है। और ये सभी देखिए, ये यहाँ पे हमारे साउथ इंडिया के नीचे एकदम क्या हो जाता है, तो एकदम सब पूरा ये लाइनें इकट्ठी हो जाती है। तो ये एक समुद्र के अंदर हाईवे बना हुआ है और ये फिर मलक्का के बीच में से जाते हैं। ये देखो, ये हमारा अंडमान निकोबार का ये जो पूरा समुद्र जो व्हाइट पे दिखाया हुआ है, ये हमारा है। तो देखिए कितना बड़ा एरिया हमें मिला हुआ है, हम चाइना को किस प्रकार से रोक सकते हैं। और ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, ये एक मैप, ये आपको समझना इतना इस मैप के ऊपर खैर मैं 10 मिनट बोल सकता हूँ, लेकिन उद्देश्य आपको इतना ही बोलने का है कि हमारे देश का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छा है, हमारा एक पेनिनसुलर देश है। तो इससे फायदा क्या होता है कि चाइना को अगर रोकना है तो हम रोक सकते हैं, लेकिन क्या चाइना हमें रोक सकता है क्या? तो उसका शॉर्ट आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा कोई चोक पॉइंट तो है नहीं। हमारे 7,600 किलोमीटर का किनारा है, 7,600 किलोमीटर के अंदर कोई आपको रोक सकता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी अमेरिका ने उनके 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ये साउथ चाइना समुद्र के अंदर अभी तैनात किए हुए हैं, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर ये एक हिलने वाला एक एयरपोर्ट है जिसमें 100 एयरक्राफ्ट होते हैं। ये न्यूक्लियर प्रोपेल्ड है और अभी वो चाइना के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं, जिससे साउथ ईस्ट एशिया में अगर कोई गड़बड़ होती है या कोई गड़बड़ होती है, समझ लीजिए ताइवान के अंदर, तो वहां पे ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। और इतना ही नहीं, तो अभी लेटेस्ट खबर ये बोलती है कि अमेरिका की जो आर्मी तकरीबन 100 देश के अंदर होती है, वो उन्होंने अभी उनका वो वेटेज अभी एशिया के अंदर बढ़ा रहे हैं, खास तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, जापान के अंदर और अपना ताइवान के अंदर। तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि चाइना के खिलाफ हम मल्टीपल फ्रंट्स खोल रहे हैं। तो ये 2 फ्रंट वॉर की जो डराने वाली लोग चीज करते हैं, इसकी फिक्र मत करना। उल्टा हम चाइना के खिलाफ मल्टीपल फ्रंट खोल रहे हैं, जिससे चाइना बिल्कुल अभी चाइना को ये समझ में आया हुआ है। ये जो मैप है, ये आपको थोड़ा देखना चाहिए। इसे बोलते हैं ओबोर या वन बेल्ट वन रोड, या उसे बोलते हैं MRI, मैरीटाइम, ये जो BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसका शॉर्ट में मतलब यह है कि ये अलग अलग रोड जो मतलब वो जो जमीन के ऊपर है और समुद्र के ऊपर है। तो चाइना का कहना यह है कि हम ये रोड बांधेंगे, जिसका उसका मेन उद्देश्य क्या है? उसका मेन उद्देश्य यह है कि चाइना दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। दुनिया का 60% सामान चाइना बनाता है, लेकिन ये सामान जाना कहाँ चाहिए? ये जाना चाहिए यूरोप के अंदर, ये जाना चाहिए अमेरिका, यहाँ पे वो लोग खरीदते हैं, या एशिया के अलग अलग देश, या अफ्रीका के अलग अलग देश। तो चाइना ने एक जो पुराने काल का जो सिल्क रूट था, जो लाल में दिखाया हुआ है, ये यूरोप में जाके पहुंचता है। तो ये वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, और जिसे मैरीटाइम सिल्क रूट बोलते हैं। ये मैरीटाइम सिल्क रूट एक बार फिर से देखिए, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ से जाता है। तो 80% चाइना के ट्रेड जो यहाँ से जाता है, इसे हम रोक सकते हैं। तो ये जो सिल्क रूट, मैरीटाइम सिल्क रूट, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड, ये सब अलग अलग नाम होते हैं। इसमें अभी चाइना खुद ही फंस रहा है। इसके चाइना ने ये रोड्स को डेवलप करने के लिए ऑलमोस्ट $6.5 ट्रिलियन का कर्जा लोगों को दिया है। अफ्रीकन कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज है, और किसी भी देश में ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। तो अभी पाकिस्तान का एग्जांपल है, तो इमरान खान बोल रहे हैं कि हम अगले 10 साल आपको जो उसका जो कर्जे का जो ब्याज है वो भी नहीं दे सकते, इंटरेस्ट भी हम पे नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, और यही हाल सभी देशों का है। तो ये $6 ट्रिलियन इतना जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था, वो पूरा बर्बाद हो रहा है, जो चाइनीज इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। मैं यहाँ पे लैंड बॉर्डर्स की तरफ आता हूँ, और जो चाइना की जो बॉर्डर हमारे साथ लगी हुई है, इसे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि बातचीत तो हम बहुत करते हैं, लेकिन आप अपने नकाशे के ऊपर आप जरूर देखिए। पहला जो लैंड बॉर्डर है, ये कहाँ लगा हुआ है? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के साथ, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। ये आप देख रहे होंगे, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, यहाँ के साथ ये लगा हुआ है। ये एक बॉर्डर है।
दूसरा जो बॉर्डर है ये सिक्किम के साथ लगा हुआ है, ये देखिए सिक्किम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और तीसरा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगा हुआ है। तो ये बड़े तौर पे ये बॉर्डर थोड़ा सा अलग अलग है, ये जॉइंट नहीं है। आपको ये समझ में आना चाहिए इस नकाशे के ऊपर एग्जैक्टली बॉर्डर की क्या लोकेशन है, ये आपको साफ नजर आ जाएगी। ये देखिए ये लैंड बॉर्डर्स है, ये लद्दाख के साथ लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे है आपका उत्तराखंड, और उसके बाद ये सिक्किम के साथ लगा हुआ है, ये देख रहे हैं लाल आप। इस तरफ तिब्बत या ये है क्या नाम है, चाइना है, और इस तरफ हम है, और ये बीच में भूटान आ जाता है, ये बीच में नेपाल आ जाता है, इसलिए बॉर्डर टूटा हुआ है। तो नेपाल हमारे लिए एक बफर स्टेट है। कुछ लोग नेपाल से डर जाते हैं कि अभी नेपाल चाइना का आर्थिक गुलाम बन गया तो क्या वो हमारे खिलाफ कोई थर्ड फ्रंट खोलेगा। उनके बहुत ये करने की कुछ क्षमता नहीं है। ये है अरुणाचल प्रदेश के साथ लगा हुआ बॉर्डर। तो ये क्या चाइना भूटान से घुसखोरी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। नेपाल से कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या वो जो म्यांमार का एरिया है वहां से कर सकता है? तो यहाँ पे देखिए म्यांमार का एक सिटवे नाम का पोर्ट है, और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट, अगर आप देख पाएंगे तो ये जो नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान्य भारत है हमारा नॉर्थ ईस्ट, और ये है हमारा कैलकाटा, और ये बीच में जो है ये बांग्लादेश है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई उन्हें व्यापार करना था तो वो पहले कैलकाटा के थ्रू करते थे। तो अभी देखिए कितना बड़ा लंबा रूट था जहाँ पहुंचते थे। लेकिन अभी हम आइजवाल जो मिजोरम में है, यहाँ से एक सीधा सिटवे के लिए 250 किलोमीटर का रास्ता बना रहे हैं, और सिटवे ये बे ऑफ बंगाल में एक पोर्ट है, जिससे हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर ये बहुत अच्छा बन जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये चाइना के जो रोड्स है ये उन्होंने हमारी बॉर्डर के पास बनाए थे। उनकी सभी रोड्स अभी बॉर्डर के बिल्कुल पास पहुंचे हैं। लेकिन हम पहले इतना डरपोक थे कि हम हमारे इलाके में रोड्स ही नहीं बनाते थे। वो सोचते थे कि नहीं चाइना क्या सोचेगा, वो गुस्सा हो जाएगा, तो चाइना ने गुस्सा नहीं होना चाहिए इसलिए कुछ रोड मत बनाओ। उसके बाद कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि अरे नहीं, अगर वो रोड हमारे हैं, अगर चाइना आक्रमण करता है तो वो रोड का इस्तेमाल वो खुद कर लेगा। इतना डरपोक लोग हमारे थे। लेकिन अभी ये पॉलिसी हमने खारिज कर दी है, और अभी हम हमारे रोड बना रहे हैं, और जिसमें से लद्दाख में जो एक स्टैंड ऑफ हुआ उसके अंदर जो हम रोड बना रहे थे लद्दाख में, लेह से लेकर पैंगोंग लेक से दौलत बेग पोल्टी के लिए जाने वाला 270 किलोमीटर का रोड, ये अभी बना हुआ है। और ये इस प्रकार की जो रोड्स है इसके ऊपर एक अलग ही बातचीत कभी बाद में हो सकती है। रोड्स क्यों चाहिए होता है बॉर्डर्स के ऊपर? ताकि फौज मूवमेंट कर सकती है। चाइना अगर अतिक्रमण करता है तो उसको जल्दी से हम उसको रिप्लाई दे सकते हैं। सैन्य की मूवमेंट होती है, एम्युनिशन लाया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो रोड का इस्तेमाल हो सकता है। तो रोड्स नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने ये काफी नेग्लेक्ट किया था, अभी हम उसे अच्छी तरह से डेवलप कर रहे हैं। अभी ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, अगर आप उसको ठीक तरह से देख रहे हैं तो कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स है जिनको मैं आर्म चेयर एक्सपर्ट्स बोलता हूँ, वो बोलते हैं कि क्या चाइना हमें समुद्र की तरफ से घेर रहा है। वो जमीनी सीमा से तो घेर रहा है पाकिस्तान के थ्रू वगैरह वगैरह, जो मैंने बोला कि वो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन क्या समुद्र की तरफ से भी घेर रहा है? क्या वो घेर रहा है? लोगों का कहना है, कुछ तज्ञों का कहना है कि देखिए एक है, अभी आप ये नकाशा देखिए, ग्वाडार, ये कहाँ पर बंदर है? ये पाकिस्तान का बंदर है, जहाँ पे उन्होंने एक बेस बनाया हुआ है। तो इसलिए वहां यहाँ से वो हमें देख सकता है। अभी देखिए आपको पता होगा कि 71 की लड़ाई के अंदर ग्वाडार के पास यहाँ पे कहीं पे कराची है, यहाँ नजर नहीं आ रहा है, तकरीबन यहाँ पे कहीं होगा जहाँ मेरा एरो है। हमने कराची हार्बर के ऊपर मिसाइल्स की मदद से 71 की लड़ाई में हमला किया था। तो क्या हम ग्वाडार के ऊपर हमला नहीं कर सकते क्या? और ग्वाडार में कितने चाइनीज होंगे? ज्यादा से ज्यादा 400, 500, 600। तो 400, 500, 600 चाइनीज अगर है तो उनको वहां पे लड़ाई के समय, अर्थात मैं बात कर रहा हूँ पीस टाइम पे नहीं हो सकता ये, उनके ऊपर हमला करके हम बर्बाद नहीं कर सकते उनको। ओके, दूसरा जो बोल रहे हैं वो हम्बन तोता, ये देखिए ये श्रीलंका है, नजर आ रहा होगा, और यहाँ पे हम्बन तोता नाम का पोर्ट है। ये पोर्ट चाइना ने डेवलप किया। उस पे उन्होंने सोचा कि वहां पे 5-6 हजार जहाजें आएगी कि जो गल्फ ऑफ एडन से या वहां से आएगी, लेकिन वहां पे कोई आता ही नहीं है। तो अभी वो उस पे इतना ज्यादा पैसा खर्चा हुआ कि श्रीलंका उसको रीपेमेंट ही कर नहीं पाया। तो इसलिए अभी वो जो बंदर है वो चाइना का बन गया है 99 ईयर्स के लिए। तो लोग सोचते हैं यहाँ पर एक बेस लगा हुआ है,
और वहां से चाइना हमारी तरफ देख रहा है। पीस टाइम के ऊपर तो शायद इसमें कुछ सच हो सकता है, लेकिन आजकल इस प्रकार से पास में आने की जरूरत नहीं है। सैटेलाइट के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू सस्ते उपाय है टेक्नोलॉजी के, जिसके थ्रू हम जा सकते हैं। आप टेलीफोन्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन हमन तोता अगर हमारे इतना पास है कि अगर हम वहां से पत्थर भी फेंकेंगे केरला के लोग, तो उसको हम पीट सकते हैं। तो पत्थर फेंकने की प्रैक्टिस केरला को बोलो जल्दी से शुरुआत कर ले, क्योंकि ये कोई बड़ा खास ये नहीं है। एक और पोर्ट जिसके बारे में बात की जाती है, जहां पे अभी मेरा एरो है, जो है चिटगांव। ये अर्थात बांग्लादेश का पोर्ट है। कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पर भी चाइना ने अपना बेस बनाया हुआ है, लेकिन इस बेस का क्या करेंगे वो, और इस बेस की क्या लश्करी क्षमता है, यहाँ से वो क्या कर सकते हैं। एक किसी भी बेस के ऊपर 400, 500, 600 इतनी स्ट्रेंथ हो सकती है। एक आध दो शिप्स वहां पे हो सकती है, एक आधी सबमरीन वहां पे हो सकती है, लेकिन ये कोई खास चीज नहीं है। तो हमारा नेवल टास्क फोर्स चाहे तो इसके ऊपर अंडमान से हमला कर सकता है, अलग अलग जगह से, ईस्ट कोस्ट से हमला कर सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये भी कोई खास बात नहीं है। सिटवे की मैंने बात की, और ये है उसका जिसे बोलेंगे गल्फ, ये जो मलक्का का जो स्ट्रेट है। चाइना ये एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नहीं है, बल्कि चाइना डरता है कि उनका जो ऑयल सप्लाई है, उनका 60 to 80% जो ट्रेड इस ब्लू रूट के ऊपर जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे 80% चाइनीज की शिप जाती है, हम उनको रोक सकते हैं। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उल्टा चाइना इसमें फंस रहा है। इसलिए वो जो मलक्का का डिलेमा जिसे बोला जाता है, उसको रिप्लेस करने के लिए वो एक जो बेल्ट, जो एक सीपेक कॉरिडोर जो बना रहे थे, वो यहाँ से सीधा डायरेक्टली चाइना में करने की कोशिश कर रहे थे, या म्यांमार के थ्रू यहाँ से डायरेक्टली वो चाइना में आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये प्रोजेक्ट सब माउंटेनस एरिया से जाते हैं, इसलिए वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक ओवरस्टेटेड है, उसकी फिक्र ज्यादा मत करिए। मैं आगे जाता हूँ। तिब्बत ये हमारे सामने है। मैंने जब तिब्बत की बात, और यहाँ पे पूरी फौज चाइना की आई हुई है, और तिब्बत का बहुत ही मिसयूज चाइना कर रहा है। और जो चाइना की जो न्यूक्लियर वेपन्स है और उनकी जो मिसाइल्स है, वो उन्होंने यहाँ पे तैनात किए हुए। ये क्यों किए हैं? अगर न्यूक्लियर वॉर होता है अमेरिका के साथ या यूरोप के साथ या किसी देश के साथ, तो जो सेकंड स्ट्राइक आ जाता है वो तिब्बत पे आ जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने पूरे जो है वो यहाँ पे लगाए हुए क्षेपणास्त्र, और जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है जो उनके रिएक्टर से निकलता है, वो यहाँ पे वो डाल देते हैं, डंप करते हैं। तो तिब्बत उनका एक बहुत ही बड़ा वीक पॉइंट है, उसके बारे में हम बोलेंगे। तो अगर हम समरी करें, तो हमारी लैंड बॉर्डर्स और हमारी कोस्टल बॉर्डर्स तकरीबन 15,600 लैंड बॉर्डर्स है, और तकरीबन 7,600 ये सी बॉर्डर्स है। और हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तकरीबन 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसका हमें रक्षण करना है। और हमारे आइलैंड्स कुछ 1200 के आसपास है। तो ये देखिए, अभी आप ये सीमा जो भारत पाकिस्तान सीमा है, इसे आप क्लियरली देख पाएंगे। LAC सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पे अभी फिलहाल का स्टैंड ऑफ चल रहा है, ये है LOC, यहाँ पे रोज ही लड़ाई होती है। और इसके नीचे का जो एरिया है, ये है इंटरनेशनल बॉर्डर, जहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। 2 मिनट में लड़ाई के समय बॉर्डर का क्या होगा, इसके बाद में हम बात करेंगे। लेकिन पीस टाइप समय, जैसे अभी अभी पीस है, यानी कि लड़ाई नहीं चल रही है, तो अभी इस बॉर्डर से पाकिस्तान हमारे देश में कुछ चीजें अंदर भेजता है। स्मगलिंग होता है, काफी बार इलीगल ट्रेड होता है। इसके बाद नैरकोटिक्स यानी कि नैरको टेररिज्म, वो पंजाब में या हमारे सीमावर्ती भाग में भेजने की कोशिश करता है। फेक इंडियन करेंसी नोट्स यानी कि जाली नोट यहाँ से भेजने की कोशिश करता है। और इस बॉर्डर को हमें और ज्यादा अच्छी तरह से गार्ड करने की जरूरत है। वैसे ये हर एक स्लाइड के ऊपर मैं बहुत ज्यादा बात कर सकता हूँ, लेकिन केवल मैं रिप्रेजेंटेटिव आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ये बॉर्डर क्या, उस पर फिलहाल की हालात क्या है। पीस टाइम के ऊपर ये जो भूटान का एरिया है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश को लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा देश है। और ये जो डोकलाम था, ये यहाँ पे हुआ था, मैंने आपको पहले बताया था इसके बारे में, जहाँ पे मेरा एरो है। लेकिन भूटान एक बहुत अच्छा देश है, जहाँ पर वो हमारी जो वाटर सिक्योरिटी है, यानी कि हमें हमें जो बिजली लगती है, नेपाल और भूटान की जो रिवर्स है, वहां से पानी, वहां पे पानी बहुत है, क्योंकि हिमाचल का
जो हिमालय का जो बर्फ है वो पिघलता है और पानी आ जाता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हाइडल पावर के लिहाज से बहुत ही सस्ता होता है और वो हमें आज अभी 1800 मेगावाट का बिजली हमें निर्यात करता है। तो हमारे देश के लिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत अच्छा देश है और हमारा मित्र देश है। लेकिन यहाँ पे 2002 या 3 की बात होगी कि जो ईशान्य भारत के जो दहशतवादी थे उन्होंने अपने ट्रेनिंग कैंप यहाँ लगाए थे। इंडियन आर्मी ने अंदर आके कार्रवाई की, तकरीबन 750 दहशतवादी मारे गए उसके अंदर। इसके बारे में कोई नहीं बोलता, लेकिन इंडियन आर्मी के दाद दो कि साढ़े भूटान में जाके, ये खुल्लम खुल्ला बोलना नहीं अच्छा, लेकिन शायद भूटान के लोग मेरी बातचीत नहीं सुन रहे होंगे, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। तो वहां पे जाके हमने दहशतवादियों को मारा हुआ है, लेकिन आज ये सेफ है यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम फिलहाल नजर आ नहीं रही है। इसके बाद जो एरिया है वो है म्यांमार का। 1600 किलोमीटर की बॉर्डर है, मिजोरम के साथ, मणिपुर के साथ, नागालैंड के साथ लगी हुई है। यहाँ पे ड्यूरिंग पीस टाइम स्मगलिंग काफी होता है। और कल की ही बात थी, कल हमारे सैनिकों ने ईशान्य भारत में 6 NSCN-IM नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ नागालैंड के जो 6 दहशतवादी थे उनको मारा। लेकिन पेपर में कहीं उसकी खास बात नहीं है, 4 लाइन के अंदर उसकी बात नहीं कहीं पे मैंने देखी हुई थी। लेकिन 6 दहशतवादी कल ही मारे गए हैं, लेकिन कोई बातचीत नहीं करना चाहता उसके बारे में। अभी हम कोरोना के पेशेंट ही काउंट करने में लगे हुए हैं। और कोई ऐसे पुढ़ारी होते हैं, उनका कोई स्टेटमेंट, उन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला, इसे मीडिया काफी ये इम्पोर्टेंस देती है कि जो लड़ने का काम जहाँ पे हमारे लोग जान देते हैं, इसको बहुत इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है हमारे मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो या टीवी मीडिया के ऊपर हो। अभी यहाँ पे ये इलाका देखिए, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम रोड बना रहे हैं। ये जो रोड है यहाँ से अंदर जाएगी, जिससे हमारा नॉर्थ ईस्ट को जो ट्रेड का तरीका स्थिति पे यहाँ पर है, ये इससे बहुत फायदा होगा। और चाइना यहाँ पे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो दहशतवादी है उनको, उनके लिए ट्रेनिंग कैंप इस इलाके में अभी तैयार कर रहा है। लेकिन म्यांमार अभी चाइना से बहुत नाखुश है। वो बोलता है कि हमें चाइना का इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं चाहिए। जो म्यांमार के जो जनरल है उन्होंने बोला है कि म्यांमार के एक दो दहशतवादी गट है जिसे अराकान आर्मी के नाम से पहचाना जाता है, तो वो बोलते हैं कि चाइना उसे आर्म कर रहा है और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमला कर रहा है। यानी कि यानी कि म्यांमार के सबसे बड़े जनरल बोल रहे हैं कि चाइना हमारे देश में गड़बड़ कर रहा है। तो ये म्यांमार भी उनके साथ बिल्कुल नाखुश है। इसका हमने फायदा उठाना चाहिए और हम उठा भी रहे हैं। इंडियन आर्मी ने बहुत सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसमें से 3 सर्जिकल स्ट्राइक, जिसे ऑपरेशन सनराइज 1, सनराइज 2 और सनराइज 3 के नाम से पुकारा जाता है। ये म्यांमार में जाके वहां पे जो दहशतवादियों के ट्रेनिंग कैंप थे, NSCN या उल्फा के या कुछ मणिपुरी के लोगों के, तो वहां पे हमला किया था, जिससे हमें काफी कामयाबी मिली थी। इसके बारे में कभी नॉर्थ ईस्ट के बारे में कभी बातचीत करेंगे हम, अलग अभी मौका मिलता है तो। ये देखिए, ये अर्थात है बांग्लादेश। हमारे कारण ये हुआ था। बांग्लादेश का हमें मिलिट्रीली कोई धोखा है क्या? तो मिलिट्रीली कोई धोखा नहीं है, वो लड़ाई हमारे साथ नहीं कर सकते। लेकिन नॉन मिलिट्री धोखे बांग्लादेश से बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ा जो धोखा है, इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन। आज 5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हमारे देश में घुसे हुए हैं। और स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक ने बांग्लादेशी घुसखोरी के ऊपर किताब भी तैयार किया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। वो आप वहां पे आप खरीद सकते हैं। और आज महाराष्ट्र के अंदर बांग्लादेशी घुसखोरी लाखों में है, मुंबई के अंदर, न्यू बॉम्बे के अंदर, अलग अलग जगह के ऊपर। तो उनको डिटेक्ट करना, उनको पीछे भेजना, इसके ऊपर भी कोई ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा है। वो धोखा हमें बांग्लादेश से ज्यादा है। मिलिट्री धोखा, उसकी फिक्र मत करो, वो कोई धोखा नहीं है। कोई लोग डर जाते हैं कि वहां पे चिटगांव में बेस बना लिया। अरे चिटगांव की क्यों फिक्र करते हो? मतलब आप छोटी चीजों की फिक्र करते रहते हैं, और जो 5 करोड़ बांग्लादेशी जो भारत में आए हुए हैं उसकी फिक्र, उसकी कोई बातचीत भी करने के लिए तैयार नहीं है। आप ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश की है उनको पूछो, ये जो बांग्लादेशी हमारे देश में घुसे हुए, आपकी इसके ऊपर क्या पॉलिसी है? अगर आप उनको वापस नहीं भेजना चाहेंगे तो हम आपको वोट नहीं करेंगे। पूछिए उनको, उनके बारे में क्या लिखा हुआ है। और जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन होने वाला है और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, वो एक तरीका था कि बांग्लादेशी जो इलीगली हमारे देश में आए हुए हैं उनको पकड़ने के लिए। आशा करते हैं कि हम उनको पकड़ लेंगे। और अभी ये देखिए, ये हमारा मिजोरम का इलाका, ये हमारी मिजोरम बॉर्डर है,
और ये यहाँ से सितवे, यहाँ देखो सितवे है, ये रोड जिसे हम बोल सकते हैं कि म्यांमार इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये देखिए ये रोड, यहाँ से देखिए कि अगर हम कलकत्ता से मिजोरम मणिपुर में सामान भेजना चाहते हैं तो देखिए रास्ता कौन सा, कलकत्ता बंदर में सामान आएगा, उसके बाद ये पूरा इतना हजारों किलोमीटर का प्रवास करके वो यहाँ आएगा। तकरीबन 4,500 किलोमीटर इतना लंबा रास्ता होगा। यहाँ पे ये मणिपुर है, यहाँ पे मिजोरम है, यहाँ पे ऊपर नागालैंड है वगैरह। और अगर हम ये सिटवे से लेते हैं तो सीधा देखिए कि कलकत्ता बंदर से ये 400-500 किलोमीटर का अंतर है सितवे, और यहाँ से 250 किलोमीटर के रास्ता तय करके वो हमारे मिजोरम, यहाँ त्रिपुरा, ये देखिए त्रिपुरा है, कितना बड़ा फायदा होगा मिजोरम को, कितना बड़ा फायदा होगा त्रिपुरा को, कितना बड़ा फायदा होगा अपना मणिपुर को, ठीक है। और यहाँ पे इसके आगे मेघालय, कितना बड़ा फायदा होगा मेघालय को, कितना बड़ा फायदा होगा नागालैंड को। तो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करो, हम भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं अपना वन बेल्ट वन रोड को तैयार करने की, लेकिन इससे कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता। और ये रोड तैयार भी हो गया है, लेकिन शायद चाइना उसको वहां पे दहशतवादी हमले करने की कोशिश करेगा, वो एक अलग विषय है। तो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हमारा है उसके बारे में ज्यादा ये करिए। और बांग्लादेश का जो धोखा है वो इलीगल माइग्रेशन का है, ना कि लश्करी कोई चीज करने का। ओके, अभी ये नकाशा आपको क्लियरली दिखाता है कि हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, जो 200 नॉटिकल माइल तक है, वो यहाँ तक है। ये देखिए ये समुंदर पूरा हमारा है, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता मछली वगैरह करने के लिए। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ कि जो हमारा सागरी सुरक्षा है ये एक अलग विषय है, इसके ऊपर हम कभी आगे मौका मिलेगा तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं एक दो एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कुछ महीने पहले की बात है, एक चाइनीज फिशिंग ट्रॉलर हमारा जो महाराष्ट्र का जो सिंधुदुर्ग नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है कोकण इलाके का, वहां आके पहुंच गया। तो लोगों ने सोचा कि शायद वो सिंधुदुर्ग के पास बहुत अच्छी मच्छी मिलती है, तो वो मच्छी पकड़ने के लिए आया था। अब देखिए कि सिंधुदुर्ग की मछली पकड़ने के लिए वो नहीं आए थे, इतना 4,000 किलोमीटर दूर कोई मच्छी पकड़ने के लिए नहीं आया था। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट थी जिससे वो सर्वे कर रहे थे, जिससे वो इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे थे। फिशिंग तो एक बहाना था कि हम फिश पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा उनका चीज क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, सर्वे। तो ये क्योंकि हमारे लोगों ने बोला कि भाई सिंधुदुर्ग के अंदर वो 2 दिन के लिए था, तो उसका जो भाड़ा होता है वो उसे चुकाना चाहिए। समझ में ये नहीं आया कि उन्होंने हमारा काफी अच्छा सर्वेलेंस किया हुआ है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, इस प्रकार से सर्वेज ये किया जाता है। और अंडमान निकोबार के आजू बाजू का जो समुद्र है ये पूरा हमारा है। ये बहुत ही यहाँ पे तेल है, गैस है, तो शायद अगले दिनों में इसका हमें बहुत ही फायदा होगा। तो ये आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो आपको यहाँ पे दिखाता है कि जो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज होगी। और ये देखिए ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और इसे EEZ यानी एक्सटेंडेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 350 किलोमीटर की ये भी हमारा हो सकता है अगर हम यहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो हमारा ये जो समुद्र किनारा है ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजिकली एक ऑप्शन अवेलेबल है। और ये माना जाता है अगर आप जो महाशक्ति बनी हुई है दुनिया के हिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे, वो महाशक्ति देश महाशक्ति बने यानी समुद्र किनारा था। लेकिन हमने हमारी समुद्र किनारे का सही इस्तेमाल नहीं किया, समुद्र किनारे का उल्टा इस्तेमाल ज्यादा हुआ। अगर आपको पता है कि 80s के अंदर हमारे कोकण किनारे से स्मगलिंग होता था, 26/11 का हमला समुद्र किनारे से हुआ, जो मुंबई में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके लिए जो सामान आया था एक्सप्लोजिव्स वगैरह, वो रायगढ़ जो समुद्र किनारे पे वहां पे ही हुआ था। और अभी श्रीलंका से कुछ दहशतवादी जब ब्लास्ट के बाद भाग के केरला में आ गए, वो यहाँ से आए थे। या केरला में अभी गोल्ड स्मगलिंग की बात हो रही है, वो स्मगलिंग समुद्र से होता है। तो हमारा समुद्र की तरफ देखने का ये कैसे रहा हुआ है, नुकसान बहुत है कि भाई स्मगलिंग होता है, इलीगल ट्रेड होता है, लोग मच्छी पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन इससे बहुत फायदा है। तो हमने अभी खैर अभी हमारा सागरमाला नाम का प्रोजेक्ट है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। उसके बारे में अभी तो समय नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए, लेकिन हमारा अगर समुद्र किनारे की डेवलपमेंट हम
ठीक करते हैं सागरमाला की लिहाज से या इसे, तो हम चाइना का चैलेंज जो है वो अच्छी तरह से आगे ये कर सकते हैं। तो ये मैंने जो देश हमारे जमीन की तरफ से उसके बारे में बात की, जो समुद्र की तरफ से उसके बारे में मैंने बात की। ये मैं कुछ अभी जो हमारे शूर लोग हैं, मेरे ख्याल से अभी मेरे पास और 10 मिनट बाकी है, और उसके बाद मुझे ये रोकना पड़ेगा मेरी घड़ी के मुताबिक, और अगर कुछ सवाल होते हैं तो हम कर सकते हैं। तो मैं लेकिन ये देखिए, देश बनता है उनके आदमियों से, देश बनता है सोल्जर से। तो अभी तक तो मैंने आपको मैप दिखाई है, लेकिन ये लोग हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा की हुई है। ये है हवलदार चंद्रभान पवार, मेरी पलटन का था। नवंबर 8 के अंदर उसने अपने प्राण का बलिदान दिया दहशतवादियों को मारते समय। उसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। ये है एक हमारी मराठा रेजिमेंट का जो मेरी पलटन है, उसका हवलदार संतोष राणे, इसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। उसने 5 दहशतवादी मारे थे। जिंदा है, और आप देख रहे हैं कि हमारी जो राष्ट्रपति थी उस समय, श्रीमती प्रतिभा जी पाटिल, यहाँ से उनको वो कीर्ति चक्र मिल रहा है। प्रतिभा जी आपको नजर आ रही है, हमारे अभी वो यहीं पे पुणे में ही सेटल हो गई है। तो ये एक और शूरवीर है, इसे हमने सैल्यूट करना चाहिए। मैं कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जो शूरवीरों का जो ये है, जो प्राण देते हैं, अपना जान देते हैं, तो उसका देश ने थोड़ा सा भी ख्याल रखना चाहिए। और ये हमें मिले हुए काफी सारे अवार्ड्स है, जो पुंछ के एरिया के अंदर हमने अच्छा काम किया था, वहां पे 70 दहशतवादी मारे थे, तो सेनाध्यक्ष से हमारी प्रशंसा हुई थी। ये अलग अलग प्रकार के जो अवार्ड्स है, जो हमारे लोगों को हमारे या मुझे ही मिले थे, जिसमें ये मुझे ही मिला हुआ युद्ध सेवा मेडल, अगर आप देख सकते हैं तो, भारत का राष्ट्रपति श्री R.K. नारायण, मैं आपकी शौर्य की प्रशंसा करते हुए आपको युद्ध सेवा मेडल प्रदान करता हूँ। ये जो हमें वो मिला था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जो VP मलिक है, उनसे। कुछ और शूर सैनिक, ये है कैप्टन कुंडू, 22 साल का था जब उसने अपने जान दे दी और दहशतवादियों को मारते हुए। इसको भी हमने सैल्यूट करना चाहिए। उसकी माँ उसके बाई तरफ है और उसकी बहन उसकी राइट साइड में है। ये एक मेरा मित्र है, कर्नल SV सिंह, ये मेरा मित्र है, और ये उसका लड़का मेजर अवजीत सिंह। उसके सर से गोली निकल गई थी जब दहशतवादी हमला हुआ था जम्मू के अंदर। उसने 2 दहशतवादियों को मारा था, लेकिन वो बच गया। और आज वो एक इंटरव्यू दे रहा था ANI को, वो आप उसको देख सकते हैं। उसके सर के गोली निकल गई थी, लेकिन जो हमारे फौज के डॉक्टर्स हैं, उनको ये करना पड़ेगा कि भाई उन्होंने उसको बचा लिया, अच्छा था। ये है निराला, जिसने 2 दहशतवादी मारे थे, इसका देख रहा हूँ। ये है योगेश, ये धुले का है, बहुत शूर था, मेरे पलटन का था, इसने प्राण का बलिदान दे दिया। ये है मेजर मोहारकर, भंडारा जो हमारा एक जिला है उसके थे, और उसके ये जो लास्ट राइट की तरफ से फोटो, और उनकी जो वाइफ है वो उनको सैल्यूट यहाँ पे कर रही है, उनको दाद देनी पड़ेगी। और उसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, अर्ध्या मराठी में है ये, अर्ध्यावरती डाव उलटला अधूरी एक कहानी। आप में से जो मराठी समझ सकते हैं वो शायद समझ जाएंगे, बहुत ही बढ़िया एक सॉन्ग है। और ये अभी 2 मिनट में मैं अभी रुकने वाला हूँ। तो ये मेरी शायद सेकंड लास्ट स्लाइड होगी, जिसके अंदर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ कैसे डील किया जाए, चाइना के साथ कैसे डील किया जाए। क्या चाइना का रशिया बनने वाला है? क्या चाइना जैसे USSR, एक दिन हम सुबह रात को उठ गए तो USSR नाम का जो देश था वो ही गायब हो गया था, और उसके अलग अलग देश बन गए थे। तो क्या कभी हम उठेंगे तो हमें बताया जाएगा कि भाई पाकिस्तान चला ही गया, अभी पाकिस्तान का बलूचिस्तान अलग बन गया है, सिंध अलग बन गया है, पंजाब अलग बन गया है, और जो हारे में हिस्सा जो है वो अफगानिस्तान से जुड़ गया है, और पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान में आ गया है। शायद हो सकता है, हो जाएगा, हमारी लाइफ टाइम में होगा कि नहीं ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन वो आ जाएगा। और ये आजकल हमारी मीडिया के अंदर दुष्प्रचार या अपप्रचार ये बहुत ज्यादा है, जिसमें बोला गया है कि 10 दुष्प्रचार करने वाले न्यूज़पेपर्स ये 10,000 सैनिकों से ज्यादा पावरफुल होते हैं। और इसके बारे में हमने प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में बात की थी। और आज हमारे देश में जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर होता है, इसमें एक सवाल हो जाता है कि भैया क्या ये देश को अच्छे दिन आने वाले हैं कि नहीं? अरे भैया, हम इस देश के रहवासी हैं, यहीं पे रहने वाले हैं, यहीं पे जिएंगे, यहीं पे मरेंगे। इस देश में तो अच्छे दिन आने ही पड़ेंगे। कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? और कौन लाएगा? जो अभी के जो लोग हैं वो ही लाएंगे, हम ही लाएंगे, हम ही अच्छा काम करके लाएंगे। तो ये दिल में ये शक मत रखो कि क्या अच्छे दिन आएंगे कि नहीं। तो ये
चाइना की कमजोरियां बहुत है जिसके बारे में हम बात करेंगे। वहां पे इंटरनेट नहीं है, वहां पे यूट्यूब नहीं है, वहां पे फेसबुक नहीं है। आज हमारा फेसबुक का कार्यक्रम चल रहा है, सब लाइव देख रहे हैं। चाइना में फेसबुक है? बिल्कुल नहीं। वहां पे पूरी चीजें जो है वो खुद मतलब उनकी बनाई हुई है। तो वो हमारे खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करते हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके मीडिया में हम पेनिट्रेट ही नहीं कर सकते। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, जिसे फायर वॉल भी बोला जाता है। तो मैं क्विकली दिखाना चाहता हूँ क्योंकि समय हो गया है। चाइना की इकोनॉमी का हाल बहुत ही ज्यादा खराब है। लेटेस्ट फिगर आई थी कि चाइना का जो ये है अपना नेशनल डेट, वो उनके जीडीपी के 350% है। यानी कि ये किसी भी देश का इतना हालात नहीं है। यानी कि चाइना का जो इकोनॉमिक बबल है ये बर्स्ट होने वाला है। और देखिए कि ये बहुत ही ज्यादा ये है। और आज की पेपर में ये खबर थी कि चाइना का बैंकिंग सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, गोल्ड स्मगलिंग में उनका प्रॉब्लम हो रहा है, उन्होंने जो एसेट्स किए है उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। और चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चाइनीज आर्मी का नंबर 1 दुश्मन कौन है? तो उनके खुद के लोग। टाइनामेन स्क्वायर में उन्होंने 2600 लोगों को मार दिया, जिसके अंदर उन्होंने रंगाड़ों का इस्तेमाल कर दिया, 10,000 को गंभीर जख्मी कर दिया। तो यही चाइनीज लोगों को समझ में आना चाहिए कि उन्होंने जो उनकी सरकार है ये उनके दुश्मन है, वो उनके ऊपर नजर रखे हुई है, वो उनको डेमोक्रेटिक राइट देती नहीं है। तो ये चीज उनके सामने लाने की जरूरत है। चाइना के बहुत ही वीक पॉइंट्स है शिनजियांग, यहाँ पे उग्रवाद है, यहाँ पे ये जो प्रांत है अलग होना चाहता है, और ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर यहीं पे आ जाता है। ये तिब्बत का हिस्सा यहाँ पर है, वो उनके साथ खुश नहीं है। मंगोलिया का यहाँ पे इनर मंगोलिया हिस्सा है, वो भी उनके साथ खुश नहीं है। तो चाइना के वीक पॉइंट्स बहुत है। तिब्बत के ऊपर कभी हम बाद में कभी बात करेंगे वीक पॉइंट्स के बारे में। तिब्बत की पॉपुलेशन 50 लाख है, वो बिल्कुल ही चाइना के खिलाफ है। लेकिन उनके पास जो शस्त्र की ताकत है वो नहीं है। तो वो किस प्रकार से लड़ेंगे? तो अभी मेरा लास्ट 2 स्लाइड है कि हम हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो देश के लिए देश प्रेम क्या है, हमारे देशों की सुरक्षा क्या क्या है। हमारे बहुत सारे नेता थे, स्वामी विवेकानंद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे, स्वतंत्र वीर सावरकर जी थे। उन्होंने बोला है कि देश के लिए काम करना यही परमार्थ है, राष्ट्र धर्म यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और स्वतंत्र वीर सावरकर ने बोला था कि महाराष्ट्र ये खड्गहस्त बनना चाहिए हमारे देश का। और उन्होंने मिलिटराइजेशन की बात की थी, जिसके ऊपर मैं हमेशा एक आध मिनट के लिए बोलता हूँ। ये पूछो कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, देश मेरे लिए क्या कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप देश के लिए अपना कान और आंख खुला कर सकते हैं। बांग्लादेशी है उसको ढूंढ सकते हैं, स्मगलिंग हो रही है तो उसके ऊपर नजर रख सकते हैं, फेक नोट से तो देख सकते हैं, अगर ड्रग्स आपके युवकों के अंदर आ रहे हैं वो देख सकते हैं। आप करने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं, भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं, प्रोपोगंडा वॉरफेयर के आपने ये नहीं करना चाहिए। तो ये सभी इसलिए कि समय नहीं है, ये मैं आपके साइट के ऊपर डाल दूंगा। लेकिन देश के लिए हम जो जो काम कर रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जिस क्षेत्र में हम हैं उस क्षेत्र में हम सबसे अच्छा अगर बनेंगे तो हम देश को एक महासत्ता बनने में मदद कर सकते हैं, जिससे चाइना की जो आक्रामकता है वो कम होगी। विद्यार्थी है तो सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी कौन है? महाभारत में माना जाता है अर्जुन। तो हम अर्जुन से आगे जाना चाहिए। अगर आप शिक्षक है तो हमारे जो नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं उसमें द्रोणाचार्य अवार्ड होते हैं, तो हमने द्रोणाचार्य से ज्यादा अच्छा टीचर बनना चाहिए। या दादाजी कोंडदेव अवार्ड दिया जाता है, उनसे हमने ज्यादा अच्छा बनना चाहिए। अगर आप शेतकरी है तो हम इतना ज्यादा अच्छा शेतकरी बनना चाहिए कि जो खेती होती है जापान में, जो खेती होती है यूरोप में, उससे ज्यादा अच्छा। अगर हम उद्योग धंधा कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट से ज्यादा अच्छा बनना चाहिए। याद रखिए जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है उनके तकरीबन 10 जो सीईओज है, उनके जो बॉसेस है वो इंडियंस है। यानी कि इंडियंस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के बॉस बन सकते हैं, वहां पे इतना अच्छा काम करते हैं। तो हमारे देश में क्यों नहीं काम कर सकते? उनकी हम मदद नहीं ले सकते हैं क्या? आज हमारे 3 करोड़ इंडियंस देश के बाहर है, यूरोप में और सब जगह पे वो टॉप मोस्ट जगह के ऊपर है। तो क्या उनके बुद्धिमत्ता का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या? वो हमारी एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, जब भी हम अगला सेशन करेंगे तो उसके ऊपर इसके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं।
तो आज हमारे देश में बहुत ताकत है, हमारे लोग अच्छे हैं। हर एक ने सबसे पहला निश्चय करना चाहिए, जिस भी क्षेत्र में मैं हूँगा, वो मैं दुनिया का सबसे अच्छा नागरिक हूँगा। ये हमारा कम से कम ये होना चाहिए, क्योंकि देश बनता है नागरिकों से, देश बनता है सैनिकों से। जब एक नागरिक अच्छा काम करेगा, तो देश महाशक्ति ज़रूर बनेगा। और ये हमारा ब्रीदवाक्य होना चाहिए, देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश का क्षेम कुशल सबसे पहले, सब समय। और मेरी खुद की कम्फर्ट, मेरी खुद की सुरक्षा सबसे लास्ट में। देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये पूछो, और आप अपने नॉर्मल जीवन के अंदर देश के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो यहीं पर मैं अभी रुकने वाला हूँ। देश के लिए नेतृत्व तो इम्पोर्टेंट है, देश के लिए सरकार भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो लास्ट वाली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देशभक्त क्रियाशील नागरिक। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोल के काम नहीं होगा। आपको चाइनीज़ चीज़ों के ऊपर बॉयकॉट डालना पड़ेगा, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के ऊपर लक्ष्य रखना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये अगर हम करते हैं, तो हम देश को महान बनाने में मदद कर सकते हैं। यहीं पर मैं रुकने वाला हूँ। अगर अभी कोई सवाल होंगे, तो ये थोड़ी देखने की हम ये कर सकते हैं। मैं अभी देखता हूँ कि क्या कुछ सवाल आए हैं। अगर आए हैं तो चैट में मुझे कुछ सवाल नज़र आ रहे हैं, मैं चैट पे देखता हूँ। 32 सवाल यहाँ नज़र आ रहे हैं। मैं शुरुआत करता हूँ ऊपर से। अलका गोडबोले जी बोल रहे हैं, नमस्कार। वरलाडकर जी बोल रहे हैं, नमस्कार। साक्षी अग्रवाल जी बोल रहे हैं, जय हिंद। रविंद्र कुलकर्णी जी बोल रहे हैं, भारत माता की जय। उनसे सबसे मैं इतना ही बोलूंगा। वालावरकर जी बोल रहे हैं, वंदे मातरम। वंदे मातरम, नमस्कार, जय भारत, अच्छी बात है। लेकिन कृतिशील नागरिक, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कार्रवाई करनी चाहिए। डिजिटल इकोनॉमी का इस्तेमाल करो, एटीएम से पेमेंट करो। अगर कोई मतलब आंख और कान खुला रखो, शेतकरी को मदद करो, आसपास के जो लोग हैं उनको ज्यादा अच्छा बनने के लिए मदद करो। उसके बाद संतोष वाला गोपाल जी बोल रहे हैं, वंदे मातरम। अलका गोडबोले जी बोल रहे हैं कि नकाशे अच्छे थे, जिससे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अलका जी, क्योंकि लद्दाख तो कोई ऐसी चीज है कि जिसको बारे में लोगों को पता नहीं है, लेकिन वहां पे चाइनीज बॉर्डर कहाँ पर है, पाकिस्तानी बॉर्डर कहाँ पर है, एलएसी क्या होता है, या ऑब्वियसली ज्यादा अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इसलिए मैंने वराज कर जी को रिक्वेस्ट किया था कि हम थोड़ा वाया जूम जाते हैं, और प्रमोद ने बहुत अच्छा काम किया। शॉर्ट टाइम के अंदर वो हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे देश में टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता है, उल्टे काम उससे बहुत किए जाते हैं। लेकिन अच्छे काम की, जिसमें हम अच्छी खबर लोगों के पास पहुंचा सकते हैं, तो उसके लिए फुल क्रेडिट टू राजेंद्र वराडकर जी, प्रमोदन, रंजीत सर, सभी के लिए, ताकि इस प्रकार की जो इंफॉर्मेशन जो है वह अच्छी तरह समझ सकेंगे। हमारा हौसला बुलंद रखना चाहिए। नेतृत्व बिल्कुल, मोटिवेशन ये एक बहुत अच्छी चीज है। अगर हम देश के लिए कुछ करने की ये चाहते हैं, ये जो इस प्रकार के जो पब्लिक एजुकेशन के जो स्पीचेस होते हैं, इसका कारण क्या है कि एक मोटिवेशन करना कि भाई हमने भी कुछ करना चाहिए। क्योंकि 99% जो नागरिक है वो देश को तो अच्छा ही, देश के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, क्योंकि हमने यही जीना, यही मरना है। लेकिन क्या करना है, ये काफी बार उनको समझ में नहीं आता है। शुभा साठे जी बोल रहे हैं कि नकाशे से हम ज्यादा अच्छे समझ गए। उसके बाद प्रसाद जी बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जो लैंड है, उसे हमने जीतना चाहिए। पीओके के बारे में कभी हम अलग बात करेंगे, पाकिस्तान के बारे में अलग बात करेंगे। आज अफगानिस्तान में क्या होने वाला है, ये कभी बात करेंगे। इसके बारे में आप बात करेंगे कि पीओके को किस प्रकार से कैप्चर कर सकते हैं, पाकिस्तान को किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। प्रसाद मांजरेकर जी जो लिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैंने 10 कंट्री को ये किया था। इंडिया इज अ सुपर पावर कंट्री। इंडिया इज अ सुपर पावर कंट्री। मैं आपसे ये बोलूंगा कि जो मैं बोल रहा था कि हर एक नागरिक जब अच्छा बनने की कोशिश करेगा अपने अपने फील्ड में, तो बहुत अच्छा काम होगा। क्योंकि आज मेरे पास कोई चीज पता है, लेकिन अगर वो मेरे दिमाग में रखता हूं तो क्या फायदा। अगर मैंने आज आपको नकाशा देख लिया, आप कुछ समझ जाए, तो मैंने मेरे दिमाग का कुछ इस्तेमाल करके पब्लिक एजुकेशन अच्छा करने की कोशिश की। तो ये आज हम हमारे साथ के जो हमारे लोग हैं, उनको मदद करके उनके क्षेत्र में अगर अच्छा मदद कर सकते हैं, उनको क्षेत्र को एफिशिएंट करने के लिए, तो हमारी देश की प्रगति हो सकती है। क्योंकि हर एक क्षेत्र में आज दुनिया के लेवल के ऊपर आप हम नहीं है। हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड इतना
चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हुआ है कि वो चाइना के उसमें से बहुत लोग बोलते हैं हम जी नहीं सकते हैं, जबकि ये सच नहीं है। हम जी सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ तज्ञ जो है वो उल्टी बात करते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं 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 जी, चाइना के सिवा हम कैसे जिएंगे वगैरह। अरे भैया, आपके दिमाग का इस्तेमाल करो, चाइना के सिवा कैसे जी सकते ये बताओ। और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। थोड़ी बहुत हमने बातचीत पिछली में की थी, मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, काफी कुछ है। ओके, केशर सिंह जी बोल रहे हैं कि चीन तिब्बत में हमला करेगा। ये बहुत ही छोटा फॉन्ट है, मेरी थोड़ी आँख की ये है। तिब्बत के बारे में एक बार हम फिर बात कर लेंगे। शायद आप कुछ पिछले वाली सरकार के बारे में कुछ लिख रहे हैं, नजर नहीं आ रहा है मुझे। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि मैं इतिहास में हम उतना ही जाना चाहिए कि उससे अगर कुछ आप सबक सीख सकते हैं क्या। केवल इतिहास इतिहास के लिए पढ़ना ये जरूरी नहीं है, सबक सीख सकते हैं क्या। तो उसमें से एक सबक सीखने वाला एक ये है कि अभी खबर आ रही है कि चाइना एक पॉलिटिकल वॉर लड़ता है, जिसमें वो हमारे देश के कुछ राजकीय पक्ष है उनको फंडिंग करके वो कुछ काम करता है, जिससे जो पॉलिसीज होती है वो पॉलिसीज उनके पास में होती है। और चाइना ने ये हमारे देश में किया है। 2003 तक इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड था, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, ये एक जैसे थे, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जीरो था। ठीक है, लेकिन अभी चाइना ने 2019 में ऑलमोस्ट 85 से 90 अब्ज डॉलर्स की चीजें हमें बेची और हमारे से सिर्फ 12 अब्ज डॉलर्स की चीजें ली। यानी कि उनका जो व्यापार है 7 गुना या 8 गुना ज्यादा बढ़ा। ये क्यों बना? क्योंकि उन्होंने हमारे इकोनॉमी में इन्फिल्ट्रेशन किया, हमारे जो रूलर्स थे उनसे पॉलिसीज बदली करवा ली। हमारी बीएचईएल नाम की एक बहुत बढ़िया कंपनी थी जो पावर सेक्टर में वर्ल्ड क्लास थी, उसको किसने मारा? हमारी सरकार ने ही उसको मार दिया। हमारी कुछ एक दो मैं कंपनीज का नाम भूल रहा हूँ कि जो खास तो टेली कम्युनिकेशन में हमारी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो बहुत वर्ल्ड क्लास थी, उसको हमने मार दिया। हमारे स्मॉल स्केल सेक्टर को मार दिया। हमने सब चीजें चाइना से लेना शुरू कर दी। तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चाइना ने हमारे घुस के हमारी पूरी पॉलिसीज बदली कर दी, जिसका हम अभी ये दुष्परिणाम अभी हम देख रहे हैं। शायद आगे आने दिनों में हम उस पर जरूर ये करेंगे। रविंद्र कुलकर्णी जी बोल रहे हैं कि अच्छी माहिती इंफॉर्मेशन है। रविंद्र जी, आप इस वीडियो को इस फेसबुक को जरूर लाइक करिए। और मोर इम्पोर्टेंट यह है कि आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है उसको ये लिंक जरूर भेजिए कि ये मस्ट सी वीडियो। क्योंकि क्या होता है, आज देखेंगे कुछ लोग जरूर देखेंगे। प्रॉब्लम हमारी मीडिया में यह है, सोशल मीडिया है या कहीं पर है, कि बैड न्यूज इज गुड न्यूज, गुड न्यूज इज बैड न्यूज। अगर कोई उल्टी बात हो जाती है तो वो वायरल हो जाती है, अच्छी बात हो जाती है तो उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करता। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कोरोना के अंदर कुछ एनजीओज है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कोरोना के पेशेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन इनके नाम भी हमें नहीं पता होंगे कि ये जो हजारों स्वयंसेवक है कि जो कोरोना की लड़ाई में लड़ रहे हैं हमारे डॉक्टरों के साथ, हमारे नर्सेस के साथ, उनके नाम पता नहीं है। अरे उनका तो हमें सत्कार करना चाहिए कि भैया आप लोगों ने अपना जीवन धोखे में डाल के ये काम कर रहा है, लेकिन मीडिया में उनके बारे में कुछ नहीं आएगा, उल्टी चीजें आएगी। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि ये जरूर इसके लिंक शेयर करिए, लोगों के पास भेजिए ताकि लोग भी समझ सके। प्रसाद मांजरेकर जी पूछ रहे इंडिया विल किल मोर देन 120 चाइनीज सोल्जर, देन व्हाई नॉट इंडिया डिक्लेयर ओनली 43 रीजंस बिहाइंड इट वगैरह। देखिए कि चाइना के हमने सोल्जर्स कितने मारे, 53 या ज्यादा है। एक चीज देखिए, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो चाइना को जो शॉक मिला है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि चाइना के सोशल मीडिया में हम एंटर नहीं कर सकते हैं, लेकिन चाइनीज सोल्जर्स को जो उनके लास्ट राइट्स कर दिए वो चुपचाप से किए गए। ग्लोबल टाइम तो पहले बोल रहा था कि हमारे कोई सोल्जर मारे ही नहीं गए, लेकिन जो सोल्जर्स की फैमिली थी, चाइनीज सोल्जर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत दुखी हो गए कि भाई सोल्जर तो सोल्जर होता है, उसने जान दे दी। इंडिया में देखो सोल्जर्स का जो लास्ट राइट्स हुआ उसमें हजारों लाखों लोग प्रेजेंट थे, उनको राजनीतिक सम्मान दिया गया, उनको मिलिट्री सैल्यूट दिया गया, पूरा कवरेज उसको किया गया, लेकिन चाइनीज सोल्जर को चुपचाप से दफनाया गया। तो इसलिए वो फैमिलीज जो सोल्जर्स की थी वो बहुत गुस्सा हो गई। इतना ही नहीं, तो जो एक 80 लाख रिटायर्ड सोल्जर्स चाइना में है कि जो फौज में थे, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम चला रहे कि बहुत गुस्से में है। तो
चुपचाप से ग्लोबल टाइम्स ने अपना रुख बदला। उन्होंने बोला कि हाँ, हमारे सोल्जर्स तो मारे गए हैं, लेकिन हम राइट समय उसके बात करेंगे। तो नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। 78 के बाद पहली बार चाइनीज सोल्जर्स का ब्लड वहां पे हुआ है। रिजल्ट आप देख रहे हैं, वो गलवान से वापस गए हैं, प्यार के कारण नहीं गए हैं जी। ठीक है। शुभा साठे जी बोल रही है कि ये नजर मुझे ठीक तरह से नहीं आ रहा है, बहुत ही फॉन्ट छोटा है। ये देखिए, अभी मैं देख सकता हूँ, अभी पता नहीं। चलो ओके, शायद ये इतने ही सवाल थे। तो चलो, मेरे ख्याल से जितने सवाल ये चैट में थे उसमें तो हमने देख ही लिया। अभी मैं यहीं पे अभी रुकना चाहूंगा। एक बार फिर से आपको निवेदन करके, ये अगले संडे हम एक बार फिर से 11:30 बजे मिलेंगे फेसबुक लाइव के अंदर। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये खबर पहुंचाइए, इसको लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा ये लोगों के साथ ये शेयर करिए। यहीं पे रुकते हैं। चाइनीज चीजों के ऊपर बॉयकॉट जरूर जारी रखिए और रुकते हैं। जय हिंद।